डेनमार्क के स्टार खिलाड़ी एरिक्सन की हालत स्थिर। यूरो कप में फिनलैंड के खिलाफ मैच के दौरान एरिक्सन मैदान में हो गए थे बेहोश। स्टार खिलाड़ी की गैर मौजूदगी के कारण मैच में डेनमार्क को हार का करना पड़ा सामना। और फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल में आज टॉप सीड नोवाक जोकोविच और ग्रीस के स्टेफनास सित्सिपास के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। जोकोविच 19वीं बार ग्रैंड स्लैम जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे, वहीं पहली बार किसी भी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं सित्सिपास। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सम्मेलन के आखिरी दिन भी सत्र में संबोधन होगा और इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री ने बैठक के दूसरे दिन आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड संक्रमण की हालिया लहर के दौरान G7 और अन्य अतिथि देशों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बैठक में पूरी दुनिया के लिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया और भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए भारत के समग्र समाज के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के सभी स्तरों पर साझा प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल टूल का उपयोग करते हुए भारत ने संपर्क, ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने अन्य विकासशील देशों के साथ साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की इच्छा से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए भारत के सामूहिक प्रयासों की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कोविड संबंधित तकनीकों पर ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में लाए गए प्रस्ताव पर G7 देशों का समर्थन मांगा। और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हम अपने संवाददाता अभिषेक झा से। अभिषेक, अगर देखें जिस तरीके से G7 यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और साथ ही साथ सबसे संपन्न मुल्कों का सम्मेलन और प्रधानमंत्री का कल का संबोधन, आज भी सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, किस रूप में देखते हैं कि किन किन अहम बिंदुओं को और साथ ही साथ इस महामारी के दौर में कितना महत्वपूर्ण भारत जैसे देश का इस वैश्विक मंच पर अपना संबोधन और विश्व के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता का एक बार फिर पूरे विश्व के सामने स्पष्टता? देखिए अश्विन, भारत को जब इस पूरे G7 समिट के लिए आमंत्रित किया गया रहा होगा, तब शायद G7 के देशों ने इतना नहीं सोचा होगा कि आने वाले दिनों में जब वो इस पर सम्मेलन कर रहे होंगे, उस वक्त सबसे बड़ी जो प्राथमिकता उनकी होगी वो पैंडेमिक या इस महामारी से जुड़ी हुई चिंता होगी। उस वक्त आर्थिक गतिविधियों की बात थी। भारत एक इमर्जिंग स्पॉट के रूप में दुनिया में उभर रहा था, तो निश्चित रूप से एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को उस G7 में आमंत्रित किया गया रहा होगा। लेकिन आज की तारीख में भी जो स्थिति है दुनिया के सामने, जो चुनौतियां हैं कोविड पैंडेमिक को लेकर, चाहे वो दवाइयों की आपूर्ति से लेके वैक्सीन के उत्पादन की बात करें, तो उसमें भी भारत की जो क्षमता है उत्पादन की, वो G7 में निश्चित रूप से भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान देती है, जहां पर भारत को इस बार एक गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया है। दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने जब अपना संवाद किया तो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये जो चुनौती है, इसे दुनिया के सभी देशों को एक साथ मिलकर लड़ना है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भी विशेषज्ञता हो, अगर आप कहें वैक्सीन डेवलपमेंट की बात, तो भारत में जो वैक्सीन बन रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिससे बना रहा है, वो वैक्सीन बनती है भारत में, उसकी रिसर्च हुई है यूके में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और कंपनी एस्ट्राजेनेका है जो कि एक नॉर्डिक कंपनी है, और जो इसके लिए कच्चा माल है वो आता है यूएसए से। तो दुनिया के अगर आप एक तरीके से देखें तो 4 अलग अलग जियोग्राफी के जो विशेषज्ञता है, जो कच्चा माल है, जो अनुभव है और जो उत्पादन क्षमता, उसको मिलाकर इतना बड़ा प्रोडक्शन कार्य हो रहा है। इसी प्रक्रिया को या इसी तरीके के और भी मानक स्थापित करते हुए दुनिया के तमाम देश अगर अपने संसाधनों को, अपनी विशेषज्ञताओं को और अपने अनुभवों को इकट्ठा करें तो दुनिया के साथ ये लड़ाई लड़ना आसान होगा। ऐसा प्रधानमंत्री का मंतव्य था जब उन्होंने अपने संवाद किए अपने लीडर के साथ। जी अभिषेक, प्रधानमंत्री जी ने एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य का मंत्र भी दिया और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो ये रहा कि जो पेटेंट है कोविड टीकों का
वो कहीं ना कहीं इन मुल्कों के पास है, वो हटाए जाने की बात, और उसका समर्थन भी वैश्विक स्तर पर कई देशों ने किया है। किस रूप में देखते हैं इस महामारी के दौर में, क्योंकि इस तरीके का जो सर्वाधिकार या एक अधिकार सुरक्षित करने का पेटेंट का जरिया है, उससे तीसरे मुल्क के देशों को सबसे बड़ा फायदा होगा अगर प्रधानमंत्री की ये बातों को माना जाता है। देखिए, जो निश्चित रूप से जो भी रिसर्चेस हुई हैं, जो विकसित देशों में ही ज्यादातर रिसर्च हुआ है, जहां पर वैक्सीन निर्माण से जुड़े हुए जो अनुभव थे या विशेषज्ञता थी या वैज्ञानिक समुदाय के पास वो संसाधन थे, जहां पर उन्होंने वैक्सीन को लेकर डेवलपमेंट किया है। अब मसला ये है कि क्या उन वैज्ञानिक जो उन्नति या वैज्ञानिक जो डिस्कवरीज की गई हैं, उन पर क्या कंपनियां मुनाफा भी कमाएं, क्योंकि ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है, कहें तो सभ्यता का संकट है कि अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो आप मुनाफा किसके लिए कमाएंगे। तो यही एक अप्रोच है कि जिसके तहत भारत, दक्षिण अफ्रीका ने इस बात को WTO में कहना शुरू किया है कि जो तमाम वैक्सीन निर्माण जो डिस्कवरी है कंपनीज हैं, वो अपने लाइसेंसेज में छूट दें, ढील दें, ताकि दुनिया के तमाम छोटे छोटे देश में भी जो भी थोड़ी बहुत उत्पादन क्षमता है वैक्सीन को लेकर, उस पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके और दुनिया के सभी लोगों को तत्काल वैक्सीन मुहैया कराया जाए। ये कोई लंबी लड़ाई, अगर आप इसे 8 या 10 साल तक दुनिया के तमाम हिस्सों में वैक्सीन पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो दुनिया के कोई भी मुल्क सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन को हर नागरिक तक, विश्व के सभी समुदाय तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि सभी वैक्सीन निर्माता कंपनियां, सभी वैक्सीन उत्पादन कंपनियां और सभी देश जिनके पास वैक्सीन को लेकर वैक्सीन की लास्ट माइल कनेक्टिविटी या डिलीवरी का अनुभव है, जैसा भारत है, जिसके पास दशकों तक भारत के सबसे रिमोटेस्ट एरिया में वैक्सीन को किस प्रकार से सुरक्षित पहुंचाना है और उसे देना है, उसका अनुभव है। तो इन सभी का मिश्रण होगा, तभी दुनिया के सभी देश सुरक्षित हो पाएंगे। और ये जो स्वास्थ्य है, ये जो स्वास्थ्य का मसला है, वो किसी एक ज्योग्राफी में सीमित लिमिटेड नहीं है। ये निश्चित रूप से दुनिया के हर एक भौगोलिक क्षेत्र को बराबर रूप से प्रभावित करा, और इसीलिए उन्होंने एक विश्व और एक स्वास्थ्य का भी नारा दिया, क्योंकि ये पैंडेमिक पूरी दुनिया में एक साथ फैला है और पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर ही इससे लड़ना होगा। निश्चित तौर से। और अगर देखिए तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जी एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया इस G7 देशों के, और उनसे समर्थन का भी आह्वान किया है। बौद्धिक संपदा अधिकार और कारोबारी पहलुओं से अगर हल्ला घट कर देखें तो ये किस तरीके का प्रस्ताव है, जो कि कोविड से संबंधित प्रौद्योगिकी, पेटेंट का मामला अलग, लेकिन अन्य प्रौद्योगिकियों को दिए जाने की का भी बात करता है। और आज प्रधानमंत्री का संभावित संबोधन भारतीय समयानुसार कब तक? देखिए, आज प्रधानमंत्री का जो दोबारा कुल 3 उनके सत्र है जिसमें प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं G7 के नेताओं को, जिसमें से एक तो कल हमने देखा कि देर रात हुआ। आज एक दोपहर बाद उनका निर्धारित है प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, और आज एक देर रात में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जो 2 अलग अलग है उसमें जो तत्काल अभी से कुछ घंटों में एक संबोधन प्रधानमंत्री का होने वाला, उसमें प्रधानमंत्री एक व्यापक और मजबूत वैश्विक व्यवस्था, जो कि कोरोना बीमारी की वजह से तहस नहस हुई है, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, तो महामारी का असर हर एक क्षेत्र पर पड़ा है। और एक कैओस का जो वातावरण है, उससे कैसे हम मजबूती से निकल सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं और दुनिया को वापस हम उसी मजबूत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ट्रैक पर ला सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संबोधन का वो रहेगा, एरिया रहेगा जहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और जो उसके बाद संबोधन रहेगा प्रधानमंत्री का शाम में, उसमें दुनिया को एक ग्रीनर दुनिया के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ मसला है, भारत उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेता रहा है। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से संबंधित मामला हो या देश में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ाने की बात हो, भारत ने पिछले 4-6 सालों में काफी ज्यादा इसमें अपना कमिटमेंट दिखाया है। तो दुनिया के सामने भी वो एक उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आज पेश कर सकते हैं जब वो अपना संबोधन देंगे G7 के नेताओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 80,834 से कम नए मामले देश के सामने आए हुए हैं, और जो कि पिछले 71 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 80,834 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,32,062 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, और इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.26% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,26,159 है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 3,303 लोगों की मौत भी हुई है।
और पिछले 24 घंटे में जैसा हमने बताया कि 1,32,062 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और देश की जो रिकवरी रेट है वो बढ़ गई है, वो 95.26% हो गया है। और देश में कुल सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये 10,26,159 हो गई है और 3,303 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है। और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में अब तक 25 करोड़ से ज़्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 34,84,239 टीकों की खुराकें दी गई और इसके बाद देश में कोरोना टीके की संख्या बढ़कर 25,31,95,048 हो गई है। और अगर बात टेस्टिंग की करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना संक्रमण जांच के लिए 19,312 नमूनों की जांच की गई। वहीं अब तक कुल 37,81,32,474 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। और बीते कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है और इसके तहत कई एहतियातों के साथ कल से कई तरह की गतिविधियों को छूट दी जा रही है। दिल्ली में कल यानी कि सोमवार से सभी दुकानें, बाजार और मॉल पूरी तरीके से खुल सकते हैं, लेकिन उनका समय जो है वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही सीमित होगा। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो और बसों में 50% की क्षमता से यात्री यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में सारे स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, पार्क भी बंद रहेंगे। वहीं शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाज़त रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक हफ्ते तक इन नियमों के साथ चलकर देखा जाना चाहिए। अगर कोरोना के मामले बढ़ने लगते हैं तो फिर से पाबंदियां बढ़ा दी जा सकती हैं। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, आज कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। ये एक हफ्ता हम लोग देखेंगे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स का। एक हफ्ते में अगर केसेस बढ़ते नहीं हैं तो इसको चालू रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पे फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के पंजाबी बाग में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट को जनता को समर्पित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराना सरकार की अहम प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ऐसे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सके। सब्सिडरी है, गेल की सब्सिडरी है। लगभग 2.5 करोड़ रुपया CSR फंड से IGL ने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बनाया। सीधा ऑक्सीजन यहीं से एटमॉस्फेयर से बन के सीधा मरीजों तक पहुंचेगी। उसके अलावा यहाँ रीफिलिंग भी होगी। लॉकडाउन के दौरान देश के कई लोगों ने कोरोना काल में को अवसर के काल में तब्दील किया और समाज के सामने नवाचार की नई मिसाल पेश की। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला ओडिशा के भुवनेश्वर में। यहाँ एक महिला ने अपने घर की छत को जैविक किचन गार्डनिंग में तब्दील करके तुलसी, अदरक, नीम, गिलोय, अजवाइन और नींबू जैसे जैविक पौधे लगाकर और उसके उपयोग करके अपने घर को कोरोना मुक्त रखने का सफल काम किया। देश भर में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने कोरोना काल को अवसर काल में तब्दील कर लिया और अपने घरों पे छत पे बागवानी का कार्य करके न केवल पर्यावरण को शुद्ध किया बल्कि किचन गार्डनिंग का भी एक बेहतरीन नमूना पेश करते हुए घर के उपयोग आने वाली सब्जियां और अन्य तरह की जरूरत की उत्पाद अपने घर से पैदा किए हैं। इसी तरह का एक उदाहरण हमने देखा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। यहाँ एक दंपत्ति हैं सीमा बिस्वाल, जिनको किचन गार्डनिंग का बेहद शौक था लेकिन समय नहीं मिलता था। लेकिन अब जब कोरोना काल आया तो उनके पास काफ़ी समय बच गया और इन्होंने अपनी छत को एक छोटे किचन गार्डन में तब्दील कर दिया। और अब ये क्या कर रही हैं, घर की ज़रूरत की सब्जियां और अन्य चीज़ें तो ले ही रही है, काढ़ा बनाने के जो पौधे होते हैं
तुलसी जैसे, उनको भी यहाँ उगा दिया और दिन में 2-3 बार अपने परिवार वालों को देती है। इससे उनको कोरोना मुक्त भी किया जा रहा है। आइए खुद बात करते हैं सीमा विश्वाल से। आप कैसे ये लगा कि कोरोना के दौरान हमें ये गार्डनिंग करनी चाहिए? पौधे का बहुत शौक था, बहुत पौधा हमको बहुत पसंद है, तो हम घर बैठे बैठे कुछ सब्जियां उगाए, कुछ पौधा लगाए थे पहले से, और थोड़ा उसको मतलब और थोड़ा उसको चारा वगैरह बनाया और थोड़ा ज़्यादा फैलाने के लिए चारों ओर हम थोड़ा इसमें हम समय व्यतीत करना अच्छा समझा। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पौधे भी आते हैं आपके पास, यहाँ लगाए आपने? जी, हमने सब बहुत सारे पौधा लगाए थे। हल्दी का लगाया, बहुत सारा तुलसी का पौधा लगाए हैं, और अजवाइन का पौधा, और थोड़ा बहुत सारा पौधा इधर हम लगाए हैं। फ्रेश सब्जी घर के लिए मिले क्या? आपने यहाँ कुछ सब्जियां भी उगाई हैं? लौकी का एक उगाई हूँ इधर, लौकी का वो फला नहीं है, मिर्ची का लगाई हूँ, और थोड़ा साग वगैरह, और इधर थोड़ा सहजन का भी लगाई थी सब पौधा, वो थोड़ा ऐसे सब लगाई हूँ, नींबू का लगाई हूँ। टाइम पास के हिसाब से कितना अच्छा है इस तरह के कार्य, और फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाए सुबह शाम? इसका तो कोई तुलना नहीं कर सकते। टाइम पास तो हो जाता है, मन भी फ्रेश हो जाता है, और शरीर भी बहुत अच्छा, इसमें दिलो और दिमाग दोनों खुश रहता है, और फिजिकल भी एक्सरसाइज थोड़ा बहुत हो जाता है। इस तरह के जो किचन गार्डन के काम आदमी को रिफ्रेश करने और प्रकृति के बीच रहकर तरोताजा रखने में कितने मददगार होते हैं? ये नेचर के साथ रहना, पौधे का, एक पौधे का साथ आप बात करना, मतलब हम आते तो हमको जैसे वेलकम करते हैं, पता चलता है हमको पौधा हमको बुलाते हैं, और हम एक दिन नहीं आते तो हमको जैसे बोलते हो क्यों नहीं आया, ऐसे हमको जैसे लगता है ऐसे पौधे के साथ। सीमा विश्वाल हैं भुवनेश्वर की रहने वाली, और इन्होंने अपने पूरे घर की छत को एक छोटे गार्डन के रूप में न केवल तब्दील कर लिया, बल्कि कोरोना काल में घर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे जो पौधे आते हैं बाजार में बिक रहे हैं, उनके एक्सट्रैक्ट, उन्हीं पौधों को लगा के, तुलसी जैसे पौधों की दिन में 2-3 बार ये चाय पी के अपने घर को न केवल कोरोना मुक्त कर रही है, बल्कि स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए सुबह शाम यहाँ आकर अपनी एक्सरसाइज भी करती हैं। तो आप भी इस तरह का काम करिए, कोरोना काल को अच्छे से निकालिए, स्वस्थ और सेहतमंद रहिए, और परिवार के लिए घर पे उगी सब्जियाँ और फल उपलब्ध करवाइए। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित के साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर से मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज के लिए। और देश के आकांक्षी जिलों में से एक है झारखंड का पाकुड़ जिला। आइए देखते हैं कि कैसे दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले आदिवासी और जनजातीय समुदाय की महिलाएं पत्ता प्लेट कारोबार से जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। सरकार के प्रयासों से देश के आकांक्षी जिलों में तेज गति से सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहा है, जिससे आधी आबादी भी लाभान्वित हो रही है। झारखंड के आकांक्षी जिले पाकुड़ के अमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों की आदिवासी और आदिम जनजाति पहाड़ी महिलाओं ने कोरोना काल में पत्ता प्लेट कारोबार को आत्मनिर्भर बनने का जरिया बनाया। ये महिलाएं जंगलों से साल का पत्ता संग्रह कर उन पत्तों से प्लेट बनाकर साप्ताहिक हाट बाजारों के अलावा होटलों में बेचकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। इस कारोबार से सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इससे न केवल इनके जीवन स्तर में बदलाव आया है, बल्कि इनके बच्चों की परवरिश में भी पहले से अधिक बेहतरी आई है। कम दर ते चला कना और मी घड़ी अखरीñो कना मना हम मते बाले पैसा एदा चिकातेले घर परिवार ले चलावा और ये अड़ी कम दर तार में अड़ी कम समय को एमो कना। गौरतलब है कि संथाल परगना प्रमंडल के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा प्रखंड के पहाड़ों पर साल के पेड़ बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। कुछ वर्ष पहले तक बाहरी कारोबारी स्थानीय लोगों से पत्ता सस्ते में खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाते थे। पत्ता प्लेट कारोबार की संभावनाओं को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा JSLPS के माध्यम से महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें पत्ता प्लेट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं ने खुद पत्ता प्लेट बनाकर इन्हें बाजारों में बेचकर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी। प्लेट बना के हम बाजार में बेचते हैं, इसीलिए हम लोग का पेट भरते हैं जीवन भर के। कोविड के दौरान मनरेगा के अलावा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महिला समूहों को पत्ता प्लेट बनाने का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ साथ उन्हें मशीन और आर्थिक रूप से भी मदद दी गई, ताकि वो अपने कारोबार को बढ़ावा देकर स्वावलंबी बन सकें। जो महिलाएं और जो माताएं बहनें से जुड़ी हुई उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग
और अधिक संख्या में मशीनें प्रोवाइड करके उनके लिए और बेहतर रोजगार का अवसर प्रदान करने की कार्रवाई कर रहे हैं। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि जितने प्रकार के सामूहिक या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से वहाँ पर सप्लाईज हो, ताकि उन लोगों का जो प्रोडक्शन है उसको सही दाम और कीमत भी मिल सके। आकांक्षी जिले पाकुड़ के दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में निवास करने वाली आधी आबादी ने दिखा दिया है कि अवसर मिले तो वो भी स्वावलंबी बनकर कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद समाज के नवनिर्माण में अपना भरपूर योगदान दे सकती हैं। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इजराइल की संसद में नई सरकार के गठन संबंधी महत्वपूर्ण मतदान की पूर्व संध्या पर लगभग 2000 लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन किया। संसद में मतदान नई सरकार के गठन का रास्ता साफ कर सकता है और इस तरह नेतन्याहू का प्रधानमंत्री के तौर पर 12 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। सरकार गठन के लिए बने गठबंधन ने समझौते को अंतिम रूप दिया है और इसमें कार्यकाल तय किया जाना भी शामिल है। यदि ये गठबंधन सत्ता में आया तो इसका ध्यान कूटनीतिक समीक्षा करके इस मामले पर इजराइल के आंतरिक विरोध को प्रदर्शित करने के बजाय सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर रह सकता है। गठबंधन में बनी सहमति के अनुसार अति दक्षिणपंथी नेता नाफ्ताली बेन्नेट पहले 2 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। और खबर खेल के मैदान से, फ्रेंच ओपन के खिताबी मुकाबले में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफनास सित्सिपास से होगा। दोनों खिलाड़ियों ने संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले में जीत हासिल करके खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। जोकोविच ने सेमीफाइनल में 13 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन राफेल नडाल को 4 घंटे 10 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वो कुल मिलाकर 29 बार और लगातार तीसरी बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। इसके अलावा वो 18वें ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल रहे हैं, 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में सफल रहे हैं। और दूसरी तरफ सित्सिपास ने सेमीफाइनल में 5 सेट तक चले मुकाबले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इससे पहले उन्होंने 2019 और 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफलता पाई थी। अब तक ये दोनों खिलाड़ी 7 बार एक दूसरे के खिलाफ मैच खेल चुके हैं, जिसमें जोकोविच 5-2 से आगे हैं। और यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। शनिवार को खेले गए तीसरे मुकाबले में विश्व की नंबर 1 टीम और खिताब की प्रबल दावेदार बेल्जियम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। बेल्जियम ने अपने पहले मुकाबले में रूस को 3-0 से हराने में सफलता पाई। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बेल्जियम के स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू ने 10वें और 89वें मिनट में गोल किया और वहीं सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतरे थॉमस मुनिये ने 34वें मिनट में गोल किया। ये बेल्जियम के लिए पिछले 6 मैच में रूस पर 5वीं जीत है। और कोरोना का खतरा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लिहाजा जब भी आप बाहर जाएं, जब भी आप सार्वजनिक स्थानों पर रहें, ये मास्क जरूर लगाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। मिलिए असल जिंदगी के